सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत सुनिए भारत के बदलते ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेंद्र तनेजा जी, जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में अनंत संभावनाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं भी कहीं ज्यादा हैं, और इस बारे में सरकार ने हाल के वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सामान्य रूप से जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो शुरुआत होती है कि भारत सरकार कोई नीतियां लेके आती है या संसद में कानून पारित होते हैं, फिर जो जरूरत होती है उसके हिसाब से जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और एक कैपेसिटी बिल्डिंग तक और फाइनली प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन तक चीजें जाती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ऊर्जा को प्राप्त करने का और ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाने का, इसको आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से एक सरल भाषा में समझा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कहा, जब हम आम उपभोक्ता की नजर से देखते हैं, एक आम भारतीय नागरिक की नजर से देखते हैं, हम जब ऊर्जा की बात करते हैं हमारे सामने कई तस्वीरें सामने आती हैं। सबसे पहले घर आता है और घर में ये देखते हैं कि रसोई के अंदर जो खाना बन रहा है उसके लिए ऊर्जा कहां से आ रही है। अभी तक जो है, अगर आप देखें, काफी समय तक जो ईंधन का प्रयोग करा जाता था वो जंगल से ली जाती थी, लकड़ी होती थी, कंडे होते थे, वगैरह वगैरह चीजों का होता था। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 7, 8, 10 वर्षों के अंदर किस तरह से भारत के हर रसोई के अंदर छोटा सा एक लाल सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो है वो पहुंच गया है, और उसने कुल मिलाकर के हर भारतीय घर में किचन के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी है। और अगर घर ही के अंदर आप उठते हैं, रसोई से बाहर आते हैं, तो आप ये देखते हैं आपको रोशनी चाहिए, बल्ब चाहिए, जिसको बिजली बोलते हैं हम आम भाषा के अंदर। अब वो बिजली जो है, अगर आप देखें 2014 से पहले हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जहां बिजली उपलब्ध नहीं थी, घरों में भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ आंकड़े तो यहां तक कहते हैं कि 35% भारतीयों के पास बिजली नहीं थी। आज घर घर बिजली पहुंच गई है, गांव गांव बिजली पहुंची है। तो इसी तरीके जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको परिवहन की जरूरत होती है। आपको चाहे स्कूटर चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, उसके लिए जो ईंधन प्रयोग करते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अर्थात पेट्रोल है, डीजल है, वगैरह वगैरह। तो वो भी अगर आप देखें उसके अंदर कितना काम हुआ है कि आज जगह जगह आपको जो है, कई जगह ऐसी भी जगह जहां हो सकता है पानी मिलने में कभी कभी दिक्कत हो जाए, लेकिन पेट्रोल डीजल उपलब्ध, वो हर लोगों को जितनी आवश्यकता है उतना उपलब्ध होता है। तो उसमें भी काफी जबरदस्त तरीके से काम हुआ है। और इसके अलावा अगर आप चले जाते हैं, आप खेत खलियान में काम करते हैं या उद्योग में काम करते हैं, तो वहां भी आपको बिजली भी चाहिए और दूसरी तरफ आपको तेल भी चाहिए, वो डीजल, खासतौर से अगर आप कृषि में हैं, और अगर उद्योग में तो डीजल का ज्यादा प्रयोग होता है। उससे भी अगर आप चले जाते हैं, जाकर के देखते हैं, तो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन से हमारे पूरे देश को बचाते हैं, वहां भी बहुत बिना तेल के और बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो है वहां पे भी उपलब्ध कर। तो अगर आप नजर उठा के देखते हैं, आप जितनी चीजों का जीवन रोजाना की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, उसमें से 68% चीजें ऐसी हैं जिसका ऊर्जा से सीधा संबंध है। तो इसलिए वो लैंडस्केप ऊर्जा का एक आम आदमी की भाषा में यह है कि ऊर्जा जो है वो आपके दैनिक जीवन में 67% उसकी भूमिका होती है। जी तनेजा जी, जैसे आपने बहुत ही विस्तार से इस चीज को बताने की कोशिश की कि ऊर्जा का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, और सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए हैं, हम 2025 में ही देखें कि सरकार एक नया कानून लेके आई, जबकि 2008 में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें समझौता हुआ था, लेकिन कोई बहुत खास प्रगति नहीं हुई। अब भारत सरकार एक नया कानून लेके आई है इस दिशा में, और प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल में न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र किया कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और किस तरह से हम जो ऊर्जा का उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, वो 2047 तक 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और जो रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात की, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है।
समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को इसके द्वार खोल दिए हैं। तनेजा जी, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भारत सरकार नई नीतियां लेके आ रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की काफी भागीदारी है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट चाहिए इस क्षेत्र में, तो इन नई नीतियों से आपको किस तरह का सुधार और किस तरह की प्रगति दिखाई देती है? अगर आप कुल मिलाकर के देखते हैं तो हमारे यहाँ आज जो है भारत का नंबर तीसरे में आता है जहां बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरी तरफ अगर आप जाके तेल वगैरह पे आप आते हैं जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, वहां भी जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है। और दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था को उठा के देते हैं, जितनी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं उनमें जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास नहीं हो सकता। न किसी व्यक्ति का विकास हो सकता, ना उद्योग का हो सकता, ना हाउस होल्ड का हो सकता। तो इसलिए ऊर्जा पर बहुत ज्यादा जोर रहा। जैसे प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया उस भाषण का जिसमें उन्होंने आणविक ऊर्जा की बात करी है। अमेरिका के साथ एक संधि हुई थी, उसके बाद हमने काफी हद तक जो आणविक सेक्टर है उसको खोला था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि निवेश जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। उसका मुख्य कारण यह था कि उसमें निवेश करने के लिए एक तरह से ये हो गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, उसको आने में या बहुत हिचकती है, वो आ नहीं पा रहे थे। जिस तरह का कानून उनको चाहिए था, जिस तरह से प्रोत्साहन उनको चाहिए था, जिस तरह का रेगुलेटरी रिजीम उनको चाहिए थी, वो उपलब्ध नहीं। तो सरकार ने भी शांति पहल के तहत, जिसका नाम ही शांति रखा गया है क्योंकि हम देश में आणविक ऊर्जा का प्रयोग हमेशा शांति के लिए करते हैं, तो उसकी पहल का यही है कि हमने अब दरवाजे खोले हैं अपनी आणविक क्षेत्र के, और इसलिए कि उसमें प्राइवेट सेक्टर आ सके, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो। और सरकार ने इसलिए कि आणविक ऊर्जा का उत्पादन इस स्तर पर हो सके जहां पे जो है उत्पादन भी ज्यादा हो, लेकिन जो पूरे देश का पर्यावरण है, देश के लोगों की सुरक्षा है, उस पर कतई किसी तरह का समझौता ना हो। इतना टाइट रेगुलेटरी रिजिम के साथ साथ सेक्टर को खोला गया है प्राइवेट से, और आप देख सकते हैं कि देश विदेश में उसको लेकर के काफी उत्साह है। इसी तरीके से अगर आप तेल सेक्टर में आते हैं, हमने ये देखा है कि जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां भारी तेल के भंडार हैं, लेकिन पहले हमने देखा था काफी लंबे समय तक वहां पर कोई कंपनियां जा नहीं पाती थी, ना सरकारी ना प्राइवेट सेक्टर। इस सरकार ने उसको खोला है और 2025 के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरीके से वहां पे जो है बड़े भंडारों की एक तरह से घोषणा भी हुई है सरकार के द्वारा। जैसे कि आपने तेल और गैस के भंडारों की बात की, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है उस पे काम करने की जरूरत है। अलग से उसके लिए मिशन बनाया गया है और प्रधानमंत्री ने समुद्र मंथन की बात की है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है 1200 से अधिक स्थानों पर। तो तनेजा जी, जैसा आपने देखा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री जी की कि जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है और नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है, इन दोनों का जो आधार रखने के बाद, इनका काम शुरू करने के बाद किस तरह का आप परिवर्तन दिखाई देता है आपको ऊर्जा के क्षेत्र में? देखिए, दोनों विषयों पे अगर आप जाते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनका कहना है कि भारत के समंदर में, खासतौर से गहरे समंदर जिसको डीप वाटर कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास काफी तेल और गैस उपलब्ध है, खासतौर से बंगाल की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में और केरला कोंकण में और कुछ इलाके जो गुजरात के पास हैं। तो इसको लेकर के अब जो सरकार ने इसकी घोषणा करी है कि डीप वाटर मिशन, जिसमें सरकार जो है वो कंपनियां जो तेल का खनन करना चाहती हैं गहरे समंदर के अंदर, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिस तरह के इंसेंटिव उनको दिए जाएंगे। जो नई नीति आई है जो डीप वाटर मिशन के अंदर आई है वो यही है कि देश विदेश सभी को वहां पर आकर्षित किया जाए, जिससे कि नई रिजीम और नए रेगुलेशंस और नए इंसेंटिव्स के थ्रू वो वहां पे आए
हमको नहीं भूलना चाहिए कि आज अपनी जरूरत का हम लगभग 88% तेल आयात करते हैं और प्रधानमंत्री और सरकार की कोशिश है कि आयात पर निर्भरता को कम किया जाए। ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है वो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनका खासतौर से अब जबकि एआई की बात हो रही है और आजतौर से डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, बहुत भारी भूमिका है। तो क्योंकि उसमें तमाम चीजें जो इक्विपमेंट बनते हैं उसके अंदर वो मिनरल्स चाहिए होते हैं जिनके बिना वो उनको बनाया नहीं जा सकता। उसमें कोबाल्ट भी शामिल हो जाता है और तमाम चीज, लिथियम शामिल हो जाता है। उन सब का जिक्र उसके लिए भी मिशन बनाया गया है जिससे देश के अंदर उसका खनन किया जा सके। ऐसी खबरें हैं कि कुछ इलाके राजस्थान में है, कुछ महाराष्ट्र में है और कुछ लेह में है जो इस तरह के मिनरल्स वहां पे उपलब्ध हैं, जिससे कि उसको इंसेंटिवाइज किया जाए और वहां पे जो है निवेशक और को लेके जाया जाए। उसकी तरफ ऑलरेडी सरकार ने एक बजट रखा है, उसके लिए इंसेंटिव्स रखे हैं और हम देख रहे हैं कि उस तरफ जो है काफी उत्साह। प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफी बल दे रहे हैं क्योंकि इससे डीकार्बनाइजेशन हो पाएगा और चूंकि पर्यावरण एक बड़ा मसला है देश में भी दुनिया के अन्य हिस्सों में भी। एक और बात, जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा प्राप्त करने के या जो नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करते हैं, इस बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है। India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. Green hydrogen is emerging as a promising addition to the world's energy landscape. It can help in decarbonizing industries that are difficult to electrify. Green hydrogen can also act as a storage solution for surplus renewable energy. India has already launched the National Green Hydrogen Mission in 2023. We want to make India a global hub for the production, utilization and export of green hydrogen. तनुजा जी, जैसा आपने सुना ग्रीन हाइड्रोजन का कितना महत्व है और ये किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बना सकता है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस समय हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन उभर के आ रहा है जिसको कहा जाता है कि उसमें काफी हद तक दुनिया के तमाम सारे देश जो हैं अपने को स्वावलंबी बना पाएंगे। हम 140-150 करोड़ हमारे देश की आबादी है और हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास उतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं है जितनी की जरूरत है उनको, जिससे उनका विकास हो सके। तो सरकार की कोशिश है कि ऐसी ऊर्जा को लेकर के आओ जिससे हमारे आयात पर निर्भरता कम से कम, और उसके लिए जो हाइड्रोजन उसको आइडेंटिफाई करा गया और उसमें भी खासतौर से ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन इस तरीके से करें जिसमें कि ऐसी ईंधन का प्रयोग करा जाए जिससे प्रदूषण ना हो। तो उसमें भारत में बहुत पोटेंशियल है। सरकार ने उस पर मिशन लॉन्च किया है, कई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। सरकार उसलिए ऐसी नीति लेकर के आई है जिससे कि हम तेजी से उस और आगे बढ़ सकें और दुनिया में यही नहीं कि हम उसमें आगे बढ़ें बल्कि काफी हद तक सौर ऊर्जा की तरह दुनिया का उसमें नेतृत्व भी कर सकें। तो काफी महत्वपूर्ण है। और रिन्यूएबल एनर्जी, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप आज उठा करके आप देखते हैं तो काफी हद तक वो एक क्रांति है कि आज जितनी भी देश में बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें से लगभग 45 से लेके 50% आज वो बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है। वो पानी से आ रही है, पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, तरह तरह की चीजें तो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के तमाम विकसित देश वो नहीं कर पाए हैं जो भारत ने छोटे समय के अंदर करके दिखाया है। तनुजा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, खासतौर से उन सारे विषयों के बारे में जिनके बारे में जानना न सिर्फ सरकार के लिए जरूरी है, हम सभी को एक उपभोक्ता होने के नाते उसके महत्व को समझना होगा कि किस तरह से ऊर्जा के जो विविध क्षेत्र हैं, विविध भंडार हैं, उनमें हमारी क्या भूमिका है और देश किस तरह से उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। और जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि अभी हम पूरी हद तक बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं, तो अगर हम ऊर्जा के जितने भी क्षेत्र हैं उनको डेवलप करते हैं, सरकार इस दिशा में तेजी से काम करती है, तो हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी और देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा। तनुजा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत आप सुन रहे थे भारत के बदलते ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में